आप सभी को नमस्कार। आज हम बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि साइंस सेक्शन में पूछे जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों से ये जो परंपरा बनी हुई है कि बीपीएससी में लगभग 20 सवाल जो होता है वो साइंस से पूछा जाता है, तो साइंस सेक्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। ना सिर्फ बीपीएससी बल्कि अन्य स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं वहां भी साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर पीसीएस का क्वेश्चन लगभग एक लेवल का ही होता है। तो इस ख्याल से अगर हम देखें तो साइंस का क्वेश्चन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उसे समझें और उसके बारीकियों को समझें। ठीक है, तो हम अपने आज के इस जगह पे आज के जो वीडियो है इसमें हम लोग जो है बीपीएससी के उन सवालों को डिस्कस करेंगे जो 1992 ईस्वी में पूछा गया था और जो आज भी रिलेवेंट है। आज भी रिलेवेंट है इसका मतलब यह है कि वो साइंस में वो चीज जो चेंज नहीं हुआ, ठीक है, जो करंट अफेयर नहीं था, जो उस समय भी पूछा गया था, आज भी पूछे जाने की संभावना है और बहुत बार एक सवाल बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसलिए हम उन सभी सवालों को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम बीपीएससी और अन्य स्टेट बोर्ड से संबंधित जो भी सवाल होगा इसी चैनल पर लगाते रहेंगे और बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो 1992 ईस्वी में 1992 में आपसे जो सवाल पूछा गया था वो अब आपके स्क्रीन पर है। हु वाज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम? इंडियन न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम के फादर के नाम से किन्हें जाना जाता है, ये एक सवाल है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है और हर ऑप्शन किसी न किसी सवाल का जवाब होगा ही होगा। ठीक है, इस सवाल का जवाब कोई एक ऑप्शन होगा लेकिन हर ऑप्शन अपने आप में एक सवाल है। तो स्क्रीन पे दिख रहा है वो है एसएन बोस। एसएन बोस ने किस चीज में काम किया? अगर ये सिंपल सा सवाल बनता है कि एसएन बोस ने किस चीज में काम किया तो एसएन बोस ने क्वांटम मैकेनिक्स में काम किया। क्वांटम मैकेनिक्स एक पार्ट होता है फिजिक्स का जिसके अंतर्गत हम लोग एटम के अंदर होने वाले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मूवमेंट को पढ़ते हैं। ठीक है, तो एटम के अंदर का जो अध्ययन होता है, एटम के अंदर जिस चीज को हम पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स। और क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में एसएन बोस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अच्छा, ऑप्शन बी जो है आपका होमी जहांगीर भाभा, एच.जे. भाभा। ठीक है, उन्होंने इंडियन न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम के लिए बहुत अभिन्न योगदान दिया और बहुत प्रयास किया इंडियन न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम को करने तक। ये अलग बात है कि इनकी संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई जिसका शक अमेरिका पर अब तक जताया जाता रहा है। ये एरोप्लेन से कहीं जा रहे थे और इनका एरोप्लेन क्रैश कर गया। मलबा उसका मिला नहीं मिला, उस पर क्या रिसर्च हुआ, यह आज भी विवाद का विषय है। इनके मौत को अब भी संदिग्ध मौत माना जाता है और यह शक बार बार जताया जाता है कि इंडियन न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम से अमेरिका परेशान हो गया और उस परेशानी के कारण उन्होंने होमी जहांगीर भाभा को मारने का प्रयास किया और मार दिया जिससे कि भारत का न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम रुक जाए। लेकिन ऐसा अमेरिका का जो ये सोच था वो सफल नहीं हो पाया और बाद में इंडिया ने न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया और भारत अब इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को सफल बनाते हुए अब अपने परमाणु का प्रशिक्षण भी कर चुका है। 1998 में परमाणु प्रशिक्षण पोखरण राजस्थान में हुआ और उसके पहले इंदिरा गांधी के कार्यकाल के समय में भी बुद्धा नाम के एक स्माइलिंग बुद्धा करके परमाणु था जिसका कि प्रशिक्षण पहले भी किया जा चुका है। ठीक है, तो इंडिया एक न्यूक्लियर वीपन का कंट्री है जिसका श्रेय होमी जहांगीर भाभा को जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इसका प्रयास किया और इसी कारण उनकी जान भी गई। एस चंद्रशेखर कौन थे? तो एस चंद्रशेखर जो थे वो एक इंडियन मूल के साइंटिस्ट थे, अमेरिका में रहे। ठीक है, इन्होंने किया क्या? इन्होंने किया इवोल्यूशन ऑफ स्टार, जो स्टार जिसे हम देखते हैं उसके बारे में इन्होंने कुछ थ्योरी दी और इसके कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। और अगला ऑप्शन है हमारा एस.एस. भटनागर। एस.एस. भटनागर ने हिंदुस्तान में साइंस को बढ़ाने के लिए अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने साइंस के लैब को विकसित किया। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के चेयरमैन, जो पहले चेयरमैन थे वो भी एस.एस. भटनागर थे। साइंटिफिक टेम्परामेंट जिसे बढ़ाने की बात अब की नई शिक्षा नीति में भी कही गई है, इस टेम्परामेंट को बढ़ाने के लिए एस.एस. भटनागर ने बहुत प्रयास किया और यही कारण है कि आज भी हिंदुस्तान में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है
विज्ञान के क्षेत्र में अच्छे काम करने वाले लोगों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार आज भी दिया जाता है। तो इसका मतलब आप यहां से एक सवाल और निकाल सकते हैं, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में और किस लोगों को दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को। ठीक है, अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए, ये अगला सवाल भी फादर से रिलेटेड ही सवाल पूछ दिया गया। हु इज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस एंड रिसर्च डेवलपमेंट? इंडियन स्पेस एंड रिसर्च डेवलपमेंट में किन्हें इंडियन स्पेस एंड रिसर्च डेवलपमेंट का फादर के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, हम एस एस भटनागर को पिछले स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो एस एस भटनागर ने साइंस के क्षेत्र में डेवलपमेंट में योगदान दिया। किस जगह योगदान दिया? तो छात्रों को कैसे साइंस से जोड़ा जाए, किस तरह से इंडिया के ह्यूमन के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाया जाए, उनमें इनका योगदान बहुत अभिन्न था। लेकिन जब हम इंडियन स्पेस एंड रिसर्च डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहां पर डॉक्टर विक्रम साराभाई का योगदान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि विक्रम साराभाई ने अपना जो इसरो है उसकी स्थापना करवाने में अपनी अभिन्न भूमिका अदा की। और इसरो के बारे में आपको हर किसी व्यक्ति को पता है कि इसरो किस तरह से आज हिंदुस्तान के स्पेस एंड रिसर्च डेवलपमेंट में काम कर रहा है। तो विक्रम साराभाई का योगदान है। और इन्होंने वो जो आप एक तस्वीर देखते हैं कि एक साइकिल में पीछे से एक रॉकेट जो लेके जाया जाता है, तो वो तस्वीर में जो शख्स इस तरह कर रहा है, जो एक रॉकेट को एक साइकिल से लेकर जा रहा है लॉन्च करवाने के लिए, वो विक्रम साराभाई है। जबकि आजादी के बाद हिंदुस्तान के पास संसाधनों का अभाव था, उस कम संसाधन में भी, कम पैसे में भी स्पेस एंड रिसर्च डेवलपमेंट के लिए इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया, जिसका परिणाम आज भारत को, जिसका लाभ आज भारत को आज तक मिल रहा है और अभी भी मिल रहा है इसरो के रूप में, जो कि विश्व स्तर का एक महत्वपूर्ण संस्थान है और स्पेस में बहुत बड़ा बड़ा शोध आज भी इसरो कर पा रहा है। इसरो की स्थापना कब हुई, ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 15 अगस्त को हुआ था इसरो का स्थापना। ठीक है, और किस ईस्वी में हुआ था? तो 1969। ठीक है, 15 अगस्त 1969। ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? यहां ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जुलाई 1969 में ही नील आर्मस्ट्रांग चांद पर गए थे। जुलाई 1969 में ही नील आर्मस्ट्रांग चांद पर गए थे। उस समय तक हिंदुस्तान में स्पेस रिसर्च डेवलपमेंट का कोई सेंटर तक नहीं डेवलप हुआ था, और जुलाई के बाद अगले महीना में भारत में स्पेस रिसर्च सेंटर डेवलप्ड किया गया। और उसके बाद आज हिंदुस्तान चंद्रयान भेजने की स्थिति में पहुंच चुका है। चंद्रयान 2 जाने वाला था, थोड़ी सी चूक हो गई, और अब अगले चंद्रयान 3 जो है हम लोग भेजने का प्रयास कर रहे हैं। एसजेड कासिम, ये नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये कौन थे? इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये मरीन इंजीनियर थे, मतलब मरीन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनका काम था। ये समुद्र के अंदर जो थोड़े बहुत जीव जंतु पाए जाते हैं, मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड, मरीन बायोलॉजी में इनका काम था। समुद्र के अंदर जो जीव जंतु पाए जाते हैं उन किस तरह से पाए जाते हैं, उनमें कैसा चेंज आता है, कहां पर कैसे जीव जंतु पाए जाते हैं, इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सीवी रमन किसी से छिपा हुआ नाम नहीं है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में इन्होंने रमन इफेक्ट का सबसे बड़ा डिस्कवरी किया, और जिसके कारण आज भी इस डिस्कवरी को याद करते हुए हम लोग 28 फेब को हम लोग नेशनल साइंस डे मनाते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है यहां से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू मलेरिया? 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा मलेरिया से रिलेटेड नहीं है? दिस इज स्प्रेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है, बिल्कुल सही बात है। मलेरिया किस चीज से होता है? प्रोटोजोआ से होता है। तो ये मलेरिया से रिलेटेड स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, दिस इज स्प्रेड बाय मॉस्किटो, 100% करेक्ट है। हर व्यक्ति को पता है कि मलेरिया किससे होता है? मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन सी, दिस इज स्प्रेड ओनली इन वेट मडी लैंड, वैसे जगह पर होता है जहां पर की मिट्टी नमी होती है। ये बात गलत है। जरूरी नहीं है कि जिस जमीन का मिट्टी नमी हो, मिट्टी में थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो, वहीं पे मलेरिया होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मलेरिया कहीं भी हो सकता है। नाली जहां है, जहां पे गंदा पानी जमा होता है, वहां भी मच्छर पैदा हो सकता है और वहां भी मलेरिया होने की संभावना होती है। ऑप्शन डी, क्लोरोक्विन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट, बिल्कुल सही बात है। क्लोरोक्विन का इस्तेमाल मलेरिया के ट्रीटमेंट में किया जाता है। ठीक है, तो मेरा राइट आंसर इस जगह पे क्या होगा? नॉट रिलेटेड टू पूछ रहा है, यानी कि हमसे गलत वाला पूछ रहा है, तो गलत वाला क्या है? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहां पर क्या हो जाएगा? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। और ये मलेरिया के स्प्रेड को करने में किसी प्रकार से कोई भूमिका अदा नहीं करता है। अगला सवाल, सनलाइट कम्स टू अर्थ इन, कितना समय में सनलाइट अर्थ तक पहुंच जाता है? देखिए,
ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है हम कैसा इसका आंसर करेंगे। 7 मिनट कुछ सेकंड का आंसर होता, ऑप्शन में होता तो हम उसे टिक करते, लेकिन चूंकि यहाँ पे ऑप्शन में 8 मिनट दिया हुआ है, 1 मिनट दिया हुआ है, 8 सेकंड दिया हुआ है और 24 मिनट दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, तो ऐसे ऑप्शन में हम स्पष्ट तौर पर अपना जवाब 8 मिनट को ही लेंगे, क्योंकि 8 मिनट में ही सन का लाइट अर्थ तक पहुंच पाता है। अच्छा, यहां से आपको एक जानकारी और आपके पास पता होनी चाहिए कि जो लाइट का स्पीड है वो क्या है। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट का स्पीड है, और इसी स्पीड से लाइट जो होता है वो ट्रेवल करता है, और इसी स्पीड से लाइट ट्रेवल करता हुआ सन से अर्थ तक पहुंच पाता है। ठीक है, और लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, लाइट किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकता है। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगा। ठीक है, यहां से इतनी बात हमको समझनी है। अगला सवाल, ओजोन लेयर इज रिलेटेड टू, ओजोन लेयर जो है अपना वो किस चीज से रिलेटेड है? एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ एटलांटिका, एटलांटिका के एटमॉस्फेरिक कंडीशन को ओजोन बताता है? बिल्कुल नहीं, ओजोन उस काम के लिए नहीं है। न्यू डिस्कवरी ऑन सैटर्न, सैटर्न पर कोई नया खोज हुआ है जिसका नाम ओजोन है? नहीं, ये हर किसी को पता है, इसको भी नहीं बोलेंगे। द लेयर ऑफ अर्थ अंडर 10-20 किलोमीटर, जमीन के अंदर लेयर ऑफ अर्थ अंडर 10-20 किलोमीटर, जमीन के अंदर 10-20 किलोमीटर अंदर तक का कोई एक लेयर है? बिल्कुल नहीं। जमीन के अंदर क्या होता है? क्रस्ट, मेंटल, कोर, ऊपर क्रस्ट, उसके नीचे मेंटल, अंदर में कोर, तो ये जमीन के अंदर का तो कोई लेयर नहीं है। तो ऑप्शन डी स्वाभाविक तौर पर है कि सही होना ही है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 15 to 20 किलोमीटर, किलोमीटर यहां पे कर लेंगे, किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस, धरती से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर क्या पाया जाएगा? स्ट्रेटोस्फीयर पाया जाएगा, और उसी स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन पाया जाता है। ठीक है, अब यहां पर एक बदलाव ये आ चुका है कि अब बीपीएससी के सवाल में ऑप्शन ई भी होता है, जहां पे कि स्टूडेंट को कंफ्यूज किया जाता है, इनमें से कोई दो या इनमें से कोई नहीं, ऐसा करके दो ऑप्शन होता है। ठीक है, इसलिए हमें डिटेल्ड में हर बात को समझने की जरूरत है, ताकि हमें ये समझ में आ सके कि मामला कहां जाकर फंस रहा है और कौन सा स्टेटमेंट बीच में गलत है। ठीक है, तो ये समझने के लिए हमें पूरा डिटेल में उस चीज को समझना पड़ेगा। तो ओजोन लेयर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता था। तो O3 ओजोन का फॉर्मूला होता है, वो यही O2 हम लोगों के लिए सांस लेने के लिए जरूरी है, लेकिन O3 अगर हम लोग सांस में ले तो ये क्या हमारे लिए हो जाएगा? जहर के तरह काम करेगा। अच्छा, ओजोन के डिप्लेशन में, ओजोन में जो छेद हो रहा है उसके पीछे कौन सा चीज रिस्पॉन्सिबल है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो ओजोन में जो छेद हो रहा है इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां से निकलता है? तो फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर ऐसे जगह से हम लोग कह सकते हैं कि वो निकलता है। ठीक है, तो ये ओजोन के बारे में हमको ये छोटी मोटी जानकारी थोड़ी बहुत रखनी थी। अगला है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो होता है वो दो चीज से मिलकर बनता है। देखिए, दुनिया में टोटल 118 एलिमेंट है जो कि नोन है, बहुत जगह ज्यादा में लिखा जाता है, लेकिन तत्काल 118 को हम मान के चलते हैं। तो 118 एलिमेंट है जो कि नोन है, जिसको कि हम लोग जानते हैं, उसी से पूरे दुनिया का सारा सामान मिलकर बना है। स्टील इस 118 को, जो 118 कहां पाया जाता है? पीरियोडिक टेबल में पाया जाता है। अब पीरियोडिक टेबल उलटिए तो उसमें आपको 118 मिलेगा एलिमेंट, तो उस 118 में आप खोजिए, आपको कहीं स्टील नजर नहीं आएगा। ठीक है, स्टील आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो स्टील हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? आयरन, क्रोमियम को मिलाकर बनाते हैं। देखिए, यहाँ पे एक निकेल भी होता है जिसको हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, लेकिन उस साल के सवाल में निकेल ऑप्शन में नहीं था, आयरन और क्रोमियम था, तो किसी में क्रोमियम का जिक्र नहीं था, आयरन सब में था, इसलिए राइट आंसर हम सी बोलेंगे। लेकिन आपसे सवाल में यह भी पूछा जा सकता है कि स्टेनलेस स्टील जो बनता है वो किस चीज को मिलाकर बनाया जाता है? तो आयरन, क्रोमियम और निकेल को मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल, अल्बर्ट आइंस्टीन इज फेमस फॉर। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसे अब के पैटर्न में पूछा जाता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। अब के पैटर्न मतलब ऑप्शन ई में डाल दिया जाता है, नॉन ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव। तो यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। क्यों कंफ्यूज करते हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुनते ही हर किसी के दिमाग में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मतलब E = mc²। हर किसी के दिमाग में क्या आता है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E = mc², जो कि ना ही ऑप्शन ए में है, ना ही बी में है, ना ही सी में है, ना ही डी में है, और E तो नन ऑफ दी अबव। तो जिसके कारण आपका आंसर क्या हो जाता है? E हो जाता है, और आप बहुत लोग ऑप्शन E मार के आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता। तो आइंस्टीन का जो मेन खोज था वो ठीक है कि आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए फेमस है। ठीक है, पूरा दुनिया आइंस्टीन को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए ही जानता है,
लेकिन आइंस्टीन की जो इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी वो किस चीज पे थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर डिस्कवरी थी। तो आप लोग के बहुत के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली आर्ट्स बैकग्राउंड वालों के लिए, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 10th क्लास तक नहीं पढ़ना है, उसके आगे पढ़ना है। तो हम थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दरअसल क्या होता है, किसी मेटल के ऊपर जब कोई एक लाइट आता है, फोटोन्स आकर गिरता है, मेटल के ऊपर फोटोन्स आकर गिरता है, तो वो क्या करता है, मेटल से कुछ इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है बाहर। ठीक है, फोटोन्स जब आके इसके ऊपर गिरता है तो एक एनर्जी देता है, जिस एनर्जी के कारण क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ यहां पे आप देखिए, एक क्या है, एक मेटल है, उसके ऊपर क्या हो रहा है, लाइट आके गिरा। ठीक है, एक मेटल है, उसके ऊपर क्या हुआ, लाइट आके गिरा। लाइट जैसे उसके ऊपर आके गिरा, ठीक है, ये जैसे लाइट इसके ऊपर आके गिरा, तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन था जिसको कि एनर्जी मिला, एक्स्ट्रा एनर्जी मिला। उसके कारण क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन जो था वो निकल के क्या हुआ, बाहर जाने लगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी फोटो मतलब लाइट से हम लोग इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को उसके पोजीशन से डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जिसका कि डिस्कवरी अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, और जिसके कारण अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन क्या है, फेमस है। ठीक है, और फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए भी है, इक्वल टू mc स्क्वायर के लिए भी। अगला एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, आपके सामने ऑप्शन ए बी सी डी है, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल फिजिकल चेंज का है। ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर मेटल इन एटमॉस्फेयर, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिल्वर मेटल एटमॉस्फेयर में आने के बाद एयर से रिएक्ट करने के बाद एक लेयर बना लेता है, जिसके कारण कि वो ब्लैक कलर हो जाता है। तो यहाँ पे ब्लैक होने के पीछे केमिकल रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए हम इसको फिजिकल चेंज में नहीं रखेंगे। बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल बर्न होने के बाद क्या होता है कि पूरा दो धुआं बन के एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और पूरे चीज का जो है केमिकल रिएक्शन होने के बाद कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल चेंज हो जाता है इसके अंदर। आप कहिएगा कि मोम तो बचा रहता है, मोम बचा रहता है, लेकिन आप सिंपल भाषा में समझिए, उसका धागा तो खत्म हो जाता है ना। ठीक है, और बहुत अमाउंट में बहुत कुछ होता है जो कि जल के ऊपर चला जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो कैंडल को हम लोग बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज के अंतर्गत रखते हैं, लेकिन तत्काल यहाँ पर हम इसको किस में रखेंगे, फिजिकल चेंज में नहीं रखेंगे, इसको हम केमिकल चेंज में रखेंगे। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, सबको पता है ये क्या है, केमिकल चेंज है, ये भी फिजिकल चेंज में नहीं आएगा। सुगर डिजोल्व इन वाटर, पानी में चीनी डालिए, गर्म कीजिए, फिर चीनी पानी अलग हो जाएगा, नहीं फिजिकल चेंज है। चीनी को पानी में मिलाइए, निकाल सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्सिबल चेंज है। फिजिकल चेंज क्या होता है, रिवर्सिबल चेंज होता है। तो सुगर को जब हम पानी में डिजोल्व करेंगे तो वो कौन सा चेंज होगा, रिवर्सिबल चेंज होगा। इसलिए पानी में जो सुगर को मिलाए हैं, ये किस चीज का एग्जाम्पल हो जाएगा, ये एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला सवाल, पास्चुराइजेशन इज अ प्रोसेस, पास्चुराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, मिल्क इज प्रिजर्व्ड एट लो टेम्परेचर फॉर 24 आवर, 24 घंटा के लिए हम दूध को ठंडा करके रखते हैं, बिल्कुल नहीं। मिल्क इज बॉइल्ड फॉर 8 आवर, क्या दूध को 8 घंटा तक गर्म करते हैं, इसको हम पास्चुराइजेशन बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। मिल्क इज बॉइल्ड फर्स्ट देन कूल्ड सडनली एट सर्टेन टेम्परेचर, दूध को कुछ देर गर्म करते हैं और फिर एकाएक हम ठंडा कर देते हैं कुछ टेम्परेचर पर, ये पास्चुराइजेशन है। ठीक है, लुईस पास्चर ने इसकी डिस्कवरी की थी, और लुईस पास्चर ने एक डिस्कवरी और की थी, किस चीज की, फर्मेंटेशन की। ठीक है, दोनों वीडियो हमारे इसी चैनल पर लगा हुआ है। ठीक है, तो साइंस रिलेटेड हर वीडियो हम इस चैनल पर इसी तरीके से लगाते रहते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो पास्चुराइजेशन के बारे में डिटेल में आपको देखना हो तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, नीचे वीडियो सेक्शन में नीचे में पास्चुराइजेशन पर एक वीडियो लगा हुआ है। ठीक है, तो मिल्क को हम पहले गर्म करते हैं, फिर एकाएक हम ठंडा करते हैं। ठीक है, और किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर ले जाके, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पास्चुराइजेशन बोलते हैं। गर्म करने और एकाएक ठंडा करने से क्या होता है, सारा जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूध के अंदर पाया जाता है वो मर जाता है, खत्म हो जाता है, और जिसके कारण कि दूध हमारा प्रिजर्व होकर बच जाता है। नॉन ऑफ दी अबव होने का तो अब सवाल ही खत्म हो गया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। अगला सवाल, इवान पावलोव इज वर्कड इन द फील्ड ऑफ, इवान पावलोव जो थे वो किस फील्ड में काम किए। ठीक है, बहुत सारे लोग इसका नाम पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन जो लोग साइकोलॉजी के फील्ड से आते हैं उन्होंने इनका नाम पहले सुना होगा। ठीक है, हम तो आंसर आपको बता देंगे, फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री तो हुआ नहीं, साइकोलॉजी इसका राइट आंसर होगा। क्या खोज था इवान पावलोव का साइकोलॉजी के क्षेत्र में, थोड़ा सा हम उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो इवान पावलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, किस चीज पे एक्सपेरिमेंट किया था, एक कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया था। एक कुत्ता को पकड़ के वो लाए और उसको बांध दिया, कुत्ता को पकड़ के लाया और उसने उसको क्या किया, कुत्ता को बांध दिया रस्सी से। उसके बाद क्या किया कि जब कुत्ता को भूख लगता था तो उसको भोजन दिया जाता था, और भोजन देने से पहले क्या किया जाता था, घंटी बजाया जाता था। भोजन देने से पहले क्या किया जाता था, घंटी बजाया जाता था। आप कहानी समझिए, कुत्ता को बांध दिया गया,
कुत्ता को जब भूख लगता था तो भोजन देना है अब उसको, तो पहले घंटी बजाया जाता था और उसके बाद उसको जाकर भोजन दिया जाता था। यह प्रोसेस को कुछ दिनों तक किया गया, करीब 15-20 दिन तक इसी तरह से किया जाता था। दिन में कुत्ता को भोजन तो जरूर दिया जाता था, लेकिन भोजन देने से पहले घंटी बजाया जाता था और उसके बाद कुत्ता को भोजन दिया जाता था। जब 15-20 दिन तक ऐसा किया गया, उसके बाद जब देखा गया तो उन्हें लगा कि ऐसा करते हैं, एक दिन भोजन नहीं देते हैं, सिर्फ घंटी बजाते हैं। कुत्ता को भूख लगा, इवान पावलोव ने घंटी बजाई और जब चेक किया गया तो पता चला कि कुत्ता के मुंह से सालिवा का सेक्रेशन होने लगा। यानी कुत्ता को अब ये लगने लगा कि घंटी बजा है तो अब हमको भोजन मिलेगा। यानी उसके साइकोलॉजी में, उसके सोचने के तरीके में ये चेंज आ गया। बेसिकली यही एक्सपेरिमेंट इवान पावलोव का था। इसके आधार पर उन्होंने बहुत कुछ साइकोलॉजिकल थ्योरी दी और यही कारण है कि इवान पावलोव जिस फील्ड से रिलेटेड है उस फील्ड का नाम क्या है? साइकोलॉजी है। ठीक है, अगला सवाल, निकोलस कॉपरनिकस वाज फेमस फॉर, इसके बारे में हर किसी को पता होगा। निकोलस कॉपरनिकस किस चीज के लिए फेमस थे? डिस्कवरी ऑफ टेलीस्कोप? बिल्कुल नहीं। डिस्कवरी ऑफ कैलकुलस? नहीं। स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी? नहीं। तो निकोलस कॉपरनिकस किस चीज में काम किए थे? उन्होंने बताया था, देखिए पहले क्या था कि जो चर्च के पादरी लोग थे वो ये मानते थे कि जो हम अपना सन है वो धरती के चारों तरफ घूमता है, लेकिन निकोलस कॉपरनिकस ने बताया कि ऐसा नहीं है, जो प्लेनेट है वो सन के चारों तरफ घूमता है। इसके लिए उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा। ठीक है, वो एक अलग विषय है, लेकिन जो हम साइंस के बारे में बात करेंगे उसमें बिल्कुल हमको यही समझना है कि प्लेनेट जो होता है वो सन के चारों तरफ घूमता है। ये बात किसने बताया? निकोलस कॉपरनिकस ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जो कुछ सवाल थे जो 1992 में पूछे गए थे, ठीक है, उन सवालों को डिस्कस किया। अगले वीडियो में किसी और पीसीएस के या बिहार पीसीएस के ही अगले किसी दूसरे साल के सवाल के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपने इस बयान को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।